सो हे गाइस, वेलकम टू केस कॉर्ड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मुनियोंग काफ़ी डरी हुई होती है तो गांगटे वहाँ पर आता है और उससे गले लगा लेता है जिससे वो शांत हो जाती है। फिर मुनियोंग सो जाती है और गांगटे भी वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है। फिर जब सुबह होती है मुनियोंग उठकर देखती है कि गांगटे वहीं पर सो रहा है। गांगटे जब उठता है तो मुनियोंग पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गांगटे बोलता है, कल रात तुम्हें बुखार आ गया था इसलिए तुम आज आराम करो। मैं सांगटे को जेसू के रेस्टोरेंट छोड़ के आता हूँ। इतना कहने के बाद गांगटे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर और बाकी के स्टाफ परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मुनियोंग ने आखिर उस पेशेंट से ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। तब एक नर्स बोलती है, हमें गांगटे से पूछना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है वो मुनियोंग के करीब है। मिस पार्क कहती है, उसने तो आज छुट्टी ली है। उसने फ़ोन करके बताया उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे सांगटे को जेसू के रेस्टोरेंट छोड़ने जा रहा होता है। वो दोनों बस में बैठे होते हैं। गांगटे बोलता है, तुम जेसू के रेस्टोरेंट में काम करना बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जब से तुम यहाँ आए हो कितना सारा काम कर रहे हो। जेसू के रेस्टोरेंट में काम करते हो, हॉस्पिटल में ड्राइंग भी बनाते हो और अब तुम मुनियोंग के साथ भी काम करने वाले हो। सांगटे बोलता है, पता है ना बिजी होना कितनी अच्छी बात है। गांगटे बोलता है, लेकिन तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हारा शरीर दर्द करने लगेगा। सांगटे बोलता है, तुम बीमार होने पर रोते हो पर मैं नहीं रोता क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। गांगटे बोलता है, क्या मैं सच में रोता हूँ? बहुत ही अजीब बात है, अब तो मैं ज़्यादा काम भी नहीं करता इसलिए मैं एकदम ठीक हूँ। सांगटे बोलता है, हमारा शरीर झूठ बोलता है तकलीफ होने पर भी और हमारा दिल सब कुछ सहन करता रहता है, ये झूठ नहीं बोलता। इसलिए रात में जब तुम सो जाते हो तुम्हारा दिल रोता है इसलिए तुम रोते हो। गांगटे ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे सांगटे को जेसू के रेस्टोरेंट में छोड़कर मुनियोंग के लिए कुछ मेडिसिन लेने चला जाता है। ये गांगटे को फ़ोन करके पूछता है कि मुनियोंग कैसी है। गांगटे बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। ये सुनकर ली परेशान हो जाता है और मुनियोंग के पास चला जाता है। फिर हम देखते हैं मुनियोंग को जो सोच रही होती है कि जब वो छोटी थी उसकी माँ उसके बाल बना रही होती है और कहती है, लंबे बाल तुम्हारे ऊपर अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो, अपने बाल कभी मत काटना। मुनियोंग कहती है, पर मुझे लंबे बाल पसंद नहीं। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि क्या तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? मुनियोंग डर जाती है और उसे अपनी माँ की बात के लिए हाँ करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं मुनियोंग कैंची ढूंढती है और अपने बाल काटने लगती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उसे मुनियोंग के कमरे से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो भाग के मुनियोंग के कमरे में जाता है और एक देखता है कि मुनियोंग बेड में बैठी है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मुनियोंग बोलती है, मुझे अपने बाल काटने हैं पर मैं कभी काट ही नहीं पाती क्योंकि मेरी माँ मुझे काटने ही नहीं देती। तब ली कहता है, क्या तुम्हें फिर से अपनी माँ के सपने आने लगे हैं? बताओ मुझे कब से आ रहे हैं? मुनियोंग बोलती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से। ये सुनकर ली मुनियोंग का सामान पैक करने लगता है और कहता है, तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, मैं तुम्हें वापस सियोल लेके जा रहा हूँ। मुनियोंग बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ली बोलता है, अगर मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती उठा के ले जाना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। तुम्हें वो सपने फिर से आने लगे हैं, ऐसे में तो तुम पागल हो जाओगी। ये सुनकर मुनियोंग एक लैंप उठा देती है ली के सर पे मारने के लिए ताकि वो उसे ना ले जा पाए। ली उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से जानता हूँ और तुम्हारी हर चाल को पहचानता हूँ। वो सूटकेस लेता है और मुनियोंग का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है। मुनियोंग जाना नहीं चाहती इसीलिए वो सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ लेती है। ली उसके हाथों को छुड़ाने लगता है कि तभी वहाँ पर गांगटे आ जाता है। गांगटे ली को कहता है, इसे तुम यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते और वो उसे घर से बाहर कर देता है। फिर गांगटे मुनियोंग से कहता है, जब तुम अकेली हो तो दरवाज़ा बंद रखा करो वरना घर में कोई भी आ सकता है। मुनियोंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कोई मुझे चोट पहुँचा सकता है क्या? गांगटे बोलता है, फिर भी बंद रखा करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गांगटे मुनियोंग को दवाई खाने के लिए देता है पर वो मना कर देती है। तब गांगटे बोलता है, चलो दवाई नहीं खानी तो बाहर घूमने चलोगी, इससे तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। मुनियोंग गांगटे के साथ घूमकर खुश होती है। मुनियोंग को भूख लगी होती है तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ का खाना मुनियोंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पर गांगटे कुछ खा ही नहीं रहा होता। मुनियोंग पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? गांगटे बोलता है, मुझे भूख नहीं। मुनियोंग पूछती है, क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ सोए हो? ये सुनकर गांगटे शॉक्ड रह जाता है। वो बोलता है, अचानक से ये सवाल क्यों पूछा? मुनियोंग कहती है, ना तुम कुछ खाते हो ना कुछ करना चाहते हो, बोरिंग इंसान की तरह बैठे रहते हो, तुम नॉर्मल इंसान हो या नहीं? फिर गांगटे बोलता है, मैं खुद को रोक के रखता हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकती हो पर सबकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। मुनियोंग बोलती है, खुद को रोको मत, आज़ाद होकर जियो क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ तुम खुद को रोके बिना क्या क्या करते हो। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और घूमने लगते हैं। तभी गांगटे को नामजोई की कॉल आ जाती है।
मुनियंग फ़ोन ले लेती है और नामजोरी से बात करने लगती है। मुनियंग कहती है, मेरा प्यारा रूममेट अभी बिजी है इसलिए बात नहीं कर सकता, बताओ क्यों फ़ोन किया। नामजोरी बोलती है, मुझे ये जानना था कि आज वो काम पे क्यों नहीं आया। मुनियंग बोलती है, अच्छा हाँ, उसने आज छुट्टी ली है मेरे साथ घूमने के लिए, और फ़ोन काट देती है। गांगटे मुनियंग को कहता है, किसने कहा मैंने तुम्हारे साथ घूमने के लिए छुट्टी ली। मुनियंग कहती है, तो फिर क्यों ली है बताओ, कहीं तुम मेरे साथ खेल तो नहीं रहे। गांगटे बोलता है, दफ़ा हो जाओ, पता है ये तुमने मुझे कितनी बार कहा, कल रात भी कहा था और उस दिन भी, लेकिन कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊं। पहली बार तो मैं भाग गया था, लेकिन आज मैंने तय किया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, बस यही बात है और कुछ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं ली एक जगह में बैठकर शराब पी रहा होता है क्योंकि मुनियंग उसके साथ सियोल नहीं जाना चाहती। वो कहता है, 10 सालों से तुम्हारा ख्याल रखते रखते मुझे टेंशन से इतनी सारी बीमारियां हो गई और तुमने उस केयर गिवर के लिए मुझे निकाल दिया। बेरहम लोगों, तुम दोनों रहो एक दूसरे के साथ, मैं तो अपने लिए दुनिया की सबसे प्यारी और सुंदर लड़की ढूंढ के रहूँगा। वहीं पर नामजोरी भी बैठी होती है। उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली होती है तो वो होश में ही नहीं होती। वो शराब इसलिए पी रही होती है क्योंकि गांगटे मुनियंग के साथ घूम रहा है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता। नामजोरी ली को खामोश होने के लिए कहती है। वो कहती है, एक तरफा प्यार बहुत ही दर्द भरा होता है। फिर जब वो ली की तरफ देखती है तो ली को याद आता है, ये तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है। नामजोरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, वो उसे क्यों पसंद करता है। मैं भी गाली दे सकती हूँ, गुस्से में चीज़ें तोड़ सकती हूँ, और मुझे अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है, मैं भी खतरनाक बन सकती हूँ। ली कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम तो ऐसी ही बहुत अच्छी हो। ये सुनकर नामजोरी कहती है, तुम कौन हो। ली बताता है, मैं सांगसंग ई संग पब्लिशर का CEO ली सांगिन हूँ। ये सुनकर नामजोरी समझ जाती है कि ये मुनियंग की कंपनी है और वो ली को जोरदार थप्पड़ लगाती है। वो कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुनियंग को यहाँ आने से रोकना चाहिए था, तुम उसे रोकते तो वो यहाँ नहीं आती और फिर वो दोनों कभी नहीं मिलती और मेरी हालत ऐसी नहीं होती। ये सारी बातें सुनकर ली कन्फ्यूज हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। फिर उसे याद आता है कि हॉस्पिटल से मिस्टर कोदेओन की सर्जरी के लिए एक नर्स ने फ़ोन किया था, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम नर्स नामजोरी हो। वो कहती है, हाँ। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे और मुनियंग घर वापस जा रहे होते हैं तो मुनियंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है ये जानकर कि गांगटे उसे छोड़ के नहीं गया। वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है तो गांगटे उससे पूछता है, तुम क्यों हंस रही हो। मुनियंग बोलती है, कल रात मुझे एक बुरा सपना आया था। मेरे सपने में हमेशा मेरी माँ आती है और जब मेरी आंखें खुलती है तो हमेशा मेरी हालत ख़राब ही होती है, लेकिन आज पहली बार मुझे अच्छा लगा। मुनियंग को खुश देखकर गांगटे भी खुश होता है। फिर अगली सुबह हॉस्पिटल में एक नोटिस लगा होता है कि मुनियंग की क्लास कुछ दिनों तक बंद रहेगी, और ये इसलिए होता है क्योंकि मुनियंग की वजह से एक पेशेंट की तबीयत खराब हो गई थी जो उसे अपनी बेटी समझ रही थी। सांगटे और मुनियंग ने भी अपना काम घर पर बैठकर स्टार्ट कर दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर गांगटे को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या मुनियंग का कोई बॉयफ्रेंड है। गांगटे बोलता है, मैं नहीं जानता। डायरेक्टर बोलते हैं, मेरा एक बेटा है और मैं उसे मुनियंग से मिलवाना चाहता हूँ, तो क्या कहते हो, मिलवाऊँ या नहीं। गांगटे बोलता है, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। डायरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि तुम उसके साथ जो रहते हो। असल में डायरेक्टर ने सांगटे, गांगटे और मुनियंग को साथ में हॉस्पिटल आते देख लिया था, इसलिए वो गांगटे के साथ मजाक कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, देखो मैंने सुना एक पेशेंट मुनियंग की माँ बनकर उसे परेशान कर रही थी। गांगटे बोलता है, शायद एक पल के लिए मुनियंग को भी लगा कि उसकी माँ सच में जिंदा है। डायरेक्टर बोलते हैं, मुनियंग की माँ एक राइटर थी। जिस दिन उन्होंने अपनी फिक्शन सीरीज़ की आखिरी बुक लिखी थी उसी दिन से वो गायब हो गई। 5 साल तक ना मिलने पर पुलिस ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। पहले तो बहुत सी अफवाह फैली थी कि वो जिंदा है, पर अगर वो जिंदा होती तो अपने चाहने वालों को इतने सालों तक इंतज़ार करवाती। मुनियंग को उस दिन सदमा लगा होगा क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी, इसलिए उसने किसी और को अपनी माँ समझ लिया। गांगटे बोलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे उनकी याद ना आती हो बल्कि वो उनसे डरती हो। ये सुनकर डायरेक्टर मिस्टर कोदेओन की पुरानी रिपोर्ट्स देखने लगता है। उसके बाद गांगटे उसी पेशेंट के पास जाता है जो मुनियंग को अपनी बेटी समझ रही थी। गांगटे बोलता है, वो आपकी बेटी थी ना, आपने कहा था मैं आपकी बेटी से मिलूं, तो जब अगली बार वो यहाँ आएगी मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। तो वो कहती है, मेरी बेटी मर चुकी है, तुम एक मरे हुए इंसान से कैसे मिलोगे। वो फ्लैशबैक में बताती है कि उसकी पूरी ज़िंदगी में उसे कभी भी कोई महंगी चीज़ नहीं मिली थी, बस 2 वक्त का खाना मिलता था, पर मेरे बर्थडे पर मेरी बेटी ने अपनी पूरी सैलरी से मेरे लिए सबसे महंगी शॉल गिफ्ट ली थी।
इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई और मैंने उसे डांटा और मारा भी, क्योंकि हमारी इतनी महंगी चीज़ खरीदने की औकात नहीं थी। मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैंने आखिरी बार उसे कहा था कि मुझे तुम्हारी जैसी नासमझ बेटी नहीं चाहिए। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से जाने लगी कि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं उससे कभी भी ऐसी बात नहीं कहती। मैंने आखिर उससे ये क्यों कहा, मैं कितनी बुरी हूँ। ये सारी बातें सुनकर गांगटे को अपनी माँ की याद आने लगती है और वो उदास हो जाता है। फिर गांगटे जेसू से मिलने जाता है। जेसू कहता है, तू इतना उदास क्यों है? अगर तू उदास रहेगा तो मैं तुझ पर गुस्सा कैसे करूँगा? फिर गांगटे बोलता है, क्या मेरी माँ ने जो मेरे साथ किया उन्हें बुरा लगा होगा? तुझे क्या लगता है वो पछताती होगी? जेसू बोलता है, तू क्या चाहता है वो पछताए? गांगटे रोने लगता है और कहता है, मैं नहीं चाहता। गांगटे को रोते हुए देख जेसू को बुरा लगता है। जेसू आसमान की तरफ देखकर कहता है, मैम आपने गांगटे के साथ बहुत ही बुरा किया। आपने उसे प्यार क्यों नहीं दिया? सांगटे ही आपका अकेला बेटा नहीं था। हाँ, मानता हूँ कि वो बीमार था, लेकिन गांगटे के साथ भेदभाव कर कर आपने उसका बचपन ही छीन लिया। 60 साल रुक जाइए, जब मैं ऊपर आऊँगा तो हर चीज़ का बदला लूँगा। तभी वहाँ पर नामजुरी की मॉम आ जाती है कुछ खाना लेकर। वो कहती है, हर माँ गलती करती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उनकी तारीफ भी तो करो। तुम्हें क्या लगता है उस जमाने में अकेले बच्चों को पालना इतना आसान था? मेरी तो एक ही बेटी थी, फिर भी कई बार सब कुछ छोड़कर चले जाने का मन करता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो 2-2 बच्चों को पाला। ऊपर से सांगटी आम बच्चों की तरह नहीं है, और अब तुम अपने भाई का ख्याल रखते हो तो तुम अपनी माँ की तकलीफ समझ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं नामजुरी की मॉम नामजुरी को कॉफ़ी देने जाती है तो उससे बताती है कि गांगटे अभी अभी यहाँ पर आया था। ये सुनकर नामजुरी बोलती है, क्या वो अकेले आया था? उसने कुछ कहा? वो यहाँ क्यों आया था? फिर उसकी मॉम कहती है, अगर तुम्हें वो इतना ज़्यादा ही पसंद है तो कल किसी और आदमी की पीठ पर बैठकर घर क्यों आई? नामजुरी कहती है, कौन था वो? उसकी मॉम बोलती है, अच्छा छोड़ो, जाने दो, तुम्हें नहीं पता तो जाने दो, अच्छा होगा तुम याद भी ना करो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी नामजुरी को याद आता है कि वो मुनियोंग का मैनेजर था और उसने उसको थप्पड़ भी मारा। इस बात से वो परेशान हो जाती है और अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं गांगटे टैक्सी लेकर घर जा रहा होता है कि मुनियोंग उसे मैसेज करती है। मुनियोंग ने लिखा होता है, कहाँ पर हो तुम? कब आ रहे हो? जल्दी से घर आओ, मैं बोर हो रही हूँ। रिप्लाई क्यों नहीं करते? पागल समझा है क्या? इतने सारे मैसेज देखकर गांगटे को अच्छा लगता है कि मुनियोंग उसकी फिक्र कर रही है। गांगटे उससे रिप्लाई करता है कि रुको। गांगटे घर पहुँचता है तो देखता है मुनियोंग उसके इंतज़ार में सीढ़ियों में ही बैठे बैठे सो गई। गांगटे उसके पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मुनियोंग बोलती है, इतनी देर कहाँ पर लग गई? तुमने तो कहा था रुकने को। तभी मुनियोंग को गांगटे के शरीर से शराब की बदबू आती है। वो कहती है, क्या तुम पी कर आए हो? गांगटे बोलता है, हाँ मैं नशे में था और उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा रात को मैं यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि ये जगह डरावनी और मनहूस है। उसने मुझे आधे रास्ते में टैक्सी से उतार दिया और जब तक मैं यहाँ पर आया मेरा सारा नशा उतर गया। मुनियोंग बोलती है, चलो थोड़ी और पीते हैं। गांगटे बोलता है, नहीं रहने दो, और तुम भी नहीं पियोगी क्योंकि तुम कोई भी चीज़ हद में नहीं करती। अगर हम दोनों नशे में डूब गए तो अच्छा नहीं होगा। मुनियोंग कहती है, क्यों? तब गांगटे उसे आंख बंद करने के लिए कहता है। मुनियोंग को लगता है कि वो उसे किस करने के लिए आंखें बंद करने के लिए कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मुनियोंग के लिए एक गुड्डा लाया होता है। मुनियोंग बोलती है, ये क्या बकवास चीज़ है? गांगटे बोलता है, ये बुरे सपने पकड़ने वाला है। अगर तुम इसे अपने हाथ में रखकर सोओगी तो ये तुम्हारे सारे सपने पकड़ लेगा और रात भर में खा जाएगा, तब तुम चैन से सो पाओगी। मुनियोंग बोलती है, क्या बेतु की बात है? गांगटे बोलता है, मैं इसे आज ही अपने घर से लाया हूँ तुम्हारे लिए। इस आंगटे का हुआ करता था। मुनियोंग बोलती है, क्या ये यूज़ किया हुआ है? गांगटे बोलता है, मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। फिर मुनियोंग कहती है, ओह अच्छा, हैंडमेड है, तब तो बहुत ही कीमती है। गांगटे बोलता है, ये मांगटे है और हम तीनों भाई हैं, सांगटे गांगटे मांगटे। सांगटे को तुम्हारी तरह बुरे सपने आते थे। बुरे सपने तब से आते हैं जब से हमारी माँ गुजर गई, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, बस ये फालतू सा गुड्डा ही दे सकता था। ये सारी बातें सुनकर मुनियोंग इमोशनल हो जाती है और कहती है, ये गुड्डा मुझे चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। गांगटे कहता है, ठीक है अब से ये तुम्हारा हुआ, और सोने चले जाता है। वो जाकर सांगटे के पास सो जाता है और कहता है, सांगटे क्या तुम्हें याद है जहाँ हमें माँ ले जाया करती थी? वहाँ पर मेरे साथ चलकर जैमपोंग खाना चाहोगे? क्योंकि तुम्हें वहाँ का जैमपोंग काफ़ी पसंद था। सांगटे बोलता है, नहीं वो तो तुम्हें पसंद था, उसमें बहुत ज़्यादा चिली पेपर डालते हैं और टेस्टी लगता है, इसलिए मैं इसे रोज़ खा सकता हूँ, ऐसा तुम कहते थे। इसलिए माँ जब भी बाज़ार जाती थी हमें वहाँ ले जाती थी। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सांगटे गांगटे और उनकी माँ एक होटल में बैठ गए होते हैं। उनकी माँ उन्हें जैमपोंग खिलाने लाई होती है। सांगटे को जैमपोंग तीखा लगता है, इसलिए उसकी माँ उसे
अपने हाथों से पानी पिला रही होती है, जिसे देखकर गांगटे को अच्छा नहीं लगता। जब वो घर जा रहे होते हैं तो बारिश हो रही होती है। वो तीनों एक ही छाते के नीचे होते हैं। सांगटे पानी में भीग रहा होता है तो उसकी माँ उसे भीगने नहीं दे रही होती। वहीं गांगटे भीग रहा होता है पर उसकी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए गांगटे वहीं रुक जाता है और सोच रहा होता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसकी माँ को पता चलता है कि गांगटे छाते के अंदर नहीं है तो वो रुक जाती है और गांगटे को छाते में बुलाती है। गांगटे खुशी खुशी छाते के अंदर चले जाता है। गांगटे अपनी माँ को याद कर रोते रोते सो जाता है। अगली सुबह मुनियोंग हॉस्पिटल आती है और देखती है कि उसकी क्लास कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है और किसी ने उसे बताया भी नहीं। इसलिए वो नोटिस पढ़कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डायरेक्टर को ढूंढने लगती है। जब डायरेक्टर देखता है कि मुनियोंग गुस्से में उसके पास आ रही है तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर वो औरत होती है जो मुनियोंग को अपनी बेटी समझ बैठी थी। मुनियोंग को ढूंढते हुए गांगटे वहाँ पर पहुँच जाता है। वो औरत मुनियोंग से कहती है, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मुनियोंग कहती है, मुझे सिर्फ परेशानी ही नहीं हुई बल्कि मुझे यहाँ से निकाल भी दिया है। बताओ कैसे करोगी इसकी भरपाई। तभी मुनियोंग उसकी महंगी शॉल देखती है जो उसे काफ़ी पसंद आती है। वो कहती है, मुझे ये चाहिए। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है ना, तो मुझे ये शॉल लेने दो नुकसान की भरपाई के लिए और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। वो इस बारे में काफ़ी सोचती है क्योंकि ये उसकी बेटी की आखिरी निशानी है। लेकिन वो कहती है, तुम रख लो, वैसे भी काफ़ी समय से मेरे पास है। मुनियोंग वो शॉल ले वहाँ से चली जाती है। तब वो औरत कहती है, अब मैं बिल्कुल ही आज़ाद हूँ। फिर हम देखते हैं कि मुनियोंग सांगटे की पेंटिंग देख रही होती है कि तभी वहाँ पर गांगटे आ जाता है और उससे कहता है, मेरा भाई आजकल तुम्हारी बुक्स में ही डूबा रहता है। मुनियोंग कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, उस बुक का नाम है द चीयरफुल डॉग और यहीं पर हमें ये कहानी सुनाई जाती है कि बहुत पहले की बात है। एक कुत्ता था जो बहुत ही अच्छे से अपनी फीलिंग्स को छुपाता था। वो एक घने पेड़ के साथ बंधा रहता था और हमेशा हंसता खेलता था। लोगों ने उसका नाम रखा द चीयरफुल डॉग क्योंकि वो हमेशा ही खुश रहता और गांव के बच्चों के साथ खेलता रहता। लेकिन हर रात जब कोई इन्हें देखता वो रोता था क्योंकि उसे वहाँ पर बंधा रहना पसंद नहीं था, उसे आज़ाद होना था। पर वो ऐसा नहीं कर पाता था, इसलिए वो रात को रोता रहता था। एक दिन उसके अंदर से आवाज़ आई और बोला, तुम अपने दांतों से रस्सी को काट कर भाग क्यों नहीं जाते। तब उस आवाज़ से कुत्ते ने कहा, मैं इस रस्सी से बहुत लंबे समय से बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मैं इसे काटना ही भूल गया। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि गांगटे मुनियोंग के सर पर हाथ रखता है और कहता है, बहुत अच्छे मुनियोंग, तुमने उन्हें आज़ाद कर दिया। ये सुनकर मुनियोंग खुश हो जाती है। फिर जब वो हॉस्पिटल से जा रही होती है तो उसके डैड दिखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भी तुम्हारी माँ जैसा ही हाल होगा, तुम उस अंजाम से बच नहीं पाओगी। मुनियोंग कहती है, मेरी कहानी उनसे अलग होगी और चली जाती है। मुनियोंग घर जाती है और एक कैंची लेकर अपने बालों को काट देती है। जब गांगटे घर आता है तो मुनियोंग के बाल देखकर शॉक रह जाता है। तो वो पूछता है, तुमने ये क्या किया। मुनियोंग कहती है, मैंने अपनी रस्सी काट दी, अब मैं आज़ाद हूँ। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गांगटे उसके बालों को अच्छी तरह से काट देता है। मुनियोंग आईने में अपने छोटे छोटे बाल देख बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो गांगटे से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। गांगटे बोलता है, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर मुनियोंग बहुत ही खुश होती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।